नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में हम करने जा रहे हैं सेट 16। जैसा कि आपने देखा अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स, साथ ही साथ ईपीएफओ, एसएससी, बैंकिंग, सब कुछ हम यहाँ कवर करेंगे। 50 आवर्स में सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ एनवायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब कुछ यहाँ कवर किए जाएंगे। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं इसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैंने आपको बताया, जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक की ये सीरीज रहेगी। साथ ही साथ जितने भी इंसिडेंटल करंट अफेयर्स होंगे वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी यहाँ पे साथ साथ चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, चलिए देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज हमें करते हैं। आज कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक्स हम देखेंगे। सबसे पहली चीज आप देखेंगे ई नैम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। 65% राइज देखा गया है पोस्ट लॉकडाउन। देखो लॉकडाउन था, ई नैम में बढ़ना ही था, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अब ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को, जैसे कि आपने देखा, वन नेशन वन मार्केट की पहल पे सरकार ने कुछ रिफॉर्म्स किए, उसी में ई नैम लाया गया था। ई नैम की वजह से 65% या ई नैम पे 65% जो है बढ़ोतरी देखी गई है ऑफ द फार्मर्स अब ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में यहाँ पे आ रहे हैं क्रॉप को सेल करने। अब 177 मंडीज को इस समय ई नाम पे इंटीग्रेट कर दिया गया था। साथ ही साथ ये जो टोटल जो मंडी अब हो गई है, लगभग 1000 के आसपास मंडीज अब यहाँ पे रहेंगी। अब ई नाम है क्या? एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसमें एग्जिस्टिंग मंडीज को नेटवर्क किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, जिसमें जितने भी प्रोड्यूस हैं, फार्मर प्रोड्यूस हैं, वो एक से दूसरी जगह पे आसानी से बेचे जा सके। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसको मैनेज करती है। साथ ही साथ इसी ने एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट भी बनाई है एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए। अगर हम बात करें स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है और इसको इम्प्लीमेंट ये करने में हेल्पफुल रहता है। 2016 से ये प्रोग्रेस चलती आ रही है। थोड़ी सी स्लो ये था कि बहुत सारे स्टेट्स के पास अपने एपीएमसी एक्ट थे। एपीएमसी एक्ट की वजह से मंडी के बाहर बेचना अलाउ नहीं कर रहे थे, फार्म गेट पे बेचना अलाउ नहीं कर रहे थे। इसके चलते गवर्नमेंट ने एपीएमसी के रिवैम्प की बात की। गवर्नमेंट 3 इंपॉर्टेंट लॉज लेके आई और उन्हीं लॉज के चलते ई-नैम जैसे कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात की गई। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको भी इसका पार्ट बनाया गया और जितना भी बल्क में जो सेल होता है या जो बायर्स हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे ले जाया गया। अब ज्यादातर मंडियां आप देखेंगे कि इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इस तरह के प्लेटफॉर्म को चलाने का। ये ऑफलाइन प्लेटफॉर्म चला सकती थी, इसलिए अब इसको ऑनलाइन चलाया जा रहा है। अभी कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए। एक ट्रेडिंग मॉड्यूल बनाया गया फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को, FPOs को, कि वो ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली कलेक्शन सेंटर के साथ मंडी आए बिना। ठीक है, सीधा वो मंडी को बाईपास करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल की वेयर हाउस में माल रखा है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं, मंडी जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल की भी बात की गई जो ट्रैकेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देगा एग्रीगेटर्स के थ्रू। मतलब मैंने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो मैंने कर्नाटका से परचेज किए गुड्स, दिल्ली आ रहे हैं, तो अब मुझे इसी ई-नैम पोर्टल पे पता चल जाएगा कि मेरे गुड्स कहाँ पहुंचे हैं। ट्रैकेबल होंगे, GPS के थ्रू कनेक्टेड होंगे और ट्रेस होते रहेंगे। आगे जो अगली चीज है वो ई किसान मंडी की भी बात हो रही है। ई किसान मंडी आपने देखा पहली पुणे में ऑपरेशनल हुई है। ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग का पार्ट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड जो है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नाफेड। अब नाफेड का क्या काम है? नाफेड जो है वो APMC पे, ई किसान मंडीज पे और ज्यादा फोकस करने की बात कर रहा है। जैसे आप देखेंगे जो ई-नैम है APMC जो APMC जिस पे फोकस करती है, नाफेड जो है एक हब एंड स्पोक मॉडल को डेवलप करेगा। अब हब एंड स्पोक मॉडल मतलब नाफेड जो है वो लैंड बाय करके देगा फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, FPCs को, और ये FPCs जो हैं, जो फूड प्रोडक्शन जो कंपनीज हैं या जो कोऑपरेटिव्स हैं, उनको एक तरह से नाफेड कंप्लीट सप्लाई देगा, लैंड देगा, लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेगा, पैकेजिंग देगा। तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो भी प्रोड्यूस करेंगे, जितने भी फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जितने भी फूड प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने फार्मलैंड पे प्रोड्यूस किया, सीधा नाफेड ले गए, नाफेड ने उसकी पैकिंग की, प्रोसेसिंग की और आगे मार्केट में बेच दिया। तो इससे लॉजिस्टिक चेन भी डेवलप हो गई। इसके साथ साथ प्रोड्यूस भी जो है मार्केट में अच्छे दामों पे उनको मिल गया।
अच्छे दामों पे बिक गया और उनको भी प्रॉफिट्स हो गए और कस्टमर को भी बहुत क्वालिटी वाली प्रोड्यूस मिल गई। जैसे आप देखते हैं ना, नाफेड का मार्क होता है, नाफेड जो प्रोड्यूस करके बेचती है चीजें, वो काफी अच्छी मानी जाती है क्वालिटी वाइज। तो आपको भी एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ, नाफेड का प्रोडक्ट है, इसको परचेज करना है। तो और फार्मर को भी रहता है कि हम अपना प्रोड्यूस नाफेड ले जाएंगे, वहां पे हमें अच्छा दाम मिल जाएगा। तो नाफेड जो हब एंड स्पोक मॉडल की तरह काम कर रहा है, इसमें नाफेड अपनी लैंड प्रोवाइड करेगा और एफपीसी जो है काम कर पाएंगे। एक तरह से ये ई नैम के जस्ट ऑपोजिट है। ई नैम पे तो बस बायर को बेच तो चले जाओ, नाफेड एक कोऑपरेटिव की तरह आप कह सकते हैं, कॉर्पोरेट मॉडल, कोऑपरेटिव से बेटर है कॉर्पोरेट मॉडल की तरह काम कर रहा है। अब आगे हम चलते हैं, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस, ऑपरेशनल गाइडलाइंस इनकी कुछ आई हैं, ये देख लेते हैं। एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक लीगल एंटिटी होती है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से मिलकर बनती है। जैसे कोऑपरेटिव होती है, ऐसी एफपीओ होती है। बहुत सारे एरिया के फार्मर, फिशरमैन, वीवर, रूरल आर्टिजन एक साथ आ जाते हैं और एक एफपीओ बना लेते हैं। ठीक है, तो एफपीओ क्या है? एक टाइप का पीओ है जहां पे मेंबर्स आते हैं फार्मिंग कम्युनिटी से। करंटली इस तरह की 5000 एफपीओ कंट्री में ऑपरेशनल है। अब गाइडलाइंस क्या है ये देख लेता हूं। ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चाहती है कि एफपीओ के थ्रू फार्मर्स अच्छी इनकम कर पाए। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी इन्होंने कहा है कि एफपीओ को मिनिमम फार्मर मेंबर साइज 300 चाहिए। 300 फार्मर्स अगर आप जोड़ लेते हो तो आप एफपीओ बना सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में 100 फार्मर्स जोड़ लो, आप एफपीओ बना सकते हो। यूटी में भी यही होगा। साथ ही साथ अगर आप वो प्रमोशन करना है तो वो प्रोड्यूस क्लस्टर एरिया बेसिस पे किया जाएगा। मतलब जिस एरिया में प्रोड्यूस हुआ वहां पे क्लस्टर जोन बना दिया जाएगा। इससे क्या होगा? एक ज्योग्राफिकल एरिया में सिमिलर क्रॉप ग्रो होगी। अब आपको पता है आपके यहाँ पे मिल्क एफपीओ है और बहुत ज्यादा एनिमल रियरिंग है, ठीक है। आपके यहाँ पे राइस एफपीओ है, बहुत ज्यादा राइस प्रोडक्शन है। तो फिर आप भी उस तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करोगे या प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करोगे, एग्रीकल्चर फूड आप प्रोड्यूस करोगे। तो इससे क्या होगा कि एक सिमिलर नेचर का एरिया जो है, सिमिलर नेचर का जो फूड है या फिर जो क्रॉप है वो ग्रो की जाएगी और इसका बेनिफिट पूरी कंट्री को मिलेगा। इसी के साथ साथ नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी भी आएगी जो ओवरऑल प्रोजेक्ट गाइडेंस और मॉनिटरिंग करेगी, मतलब पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख करेगी। तो एफपीओ एक अच्छी चीज है। आप देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में या कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में भी विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में इस तरह के एफपीओस चलते हैं। यूएसए में भी इस तरह के एफपीओस हैं और वो हेल्प करते हैं फार्मर्स को कि वो अपनी प्रोड्यूस एक कॉमन एरिया पे ला पाए और वहां से उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सेल कर पाए। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाता है, फार्मर को अच्छा पैसा मिल जाता है। इंडिविजुअली वो सेल करता है तो फिर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है बायर पे। जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है, संगठन बना लेता है, तो फिर बायर की नेगोशिएशन पावर कम हो जाती है, फार्मर या उस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। अब इसमें आगे आप देखेंगे कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है। स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस है कंसोर्टियम, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, नाबार्ड है। ये सारी इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। साथ ही साथ स्टेट को ये भी कहा गया है कि आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो फार्मर बेनिफिट में, वेलफेयर में काम कर रही है, उसको भी आप एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बना सकते हो। क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ ही साथ यहाँ पे इक्विटी ग्रांट की भी बात की जा रही है कि अगर एफपीओस को पैसा चाहिए तो वो सरकार से नाबार्ड के थ्रू फाइनेंशियल एड ले सकते हैं। अगली चीज जो हमें करना है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग की करनी है। एग्रीडेक्स न्यूज में रहता है। अब क्या है, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, एनसीडीएक्स। इसने एक नया एग्रीकल्चर फ्यूचर निकाला है। वो है कंट्री का पहला फ्यूचर इंडेक्स। इसका नाम है एग्रीडेक्स, एग्रीकल्चर इंडेक्स। अब एनसीडीएक्स का एग्रीडेक्स, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स है जहां पे आप 10 लिक्विड कमोडिटीज खारिफ और राबी सीजन को ट्रेड कर सकते हैं। 10 कमोडिटीज कौन कौन सी हैं? चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड, ऑयल केक, ग्वार, गम, ग्वार सीड, जीरा, मस्टर्ड सीड, रिफाइंड ऑयल, सोया ऑयल और सोया बीन। इन चीजों को आप सेल कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो ट्रेडिंग से, देखो इस तरह की ट्रेडिंग से होता क्या, इसमें ना एक्चुअल, यहाँ पे हमने देखा फ्यूचर बेस्ड है, तो फ्यूचर में ना कोई एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी। फिर क्या होता है, ये जितने भी एग्रीकल्चर इंडेक्सेस होते हैं ये प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म लेके आते हैं। फार्मर को ये पता चल जाता है कि मेरी क्रॉप किस भाव में बिकनी चाहिए, ये पहले से ना प्राइस डिस्कवरी कर देते हैं। आप जैसे लोग अगर आप इस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी मिल जाता है। तो एक तरह से ये एग्रीकल्चर कमोडिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसमें ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। और बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि ये मार्केट डिटरमाइन करती है गुड्स का। एग्रीकल्चर गुड्स के साथ देखो ये होता है कि प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाते हम कई बार, ठीक है। तभी तो स्वामीनाथन कमीशन भी आया था कि कितना प्राइस होना चाहिए। तो अब फार्मर को क्या पता भाई कितने का खाद लगा, कितने का पानी लगा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो इसके केस में ऐसे कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे प्राइसेस डिस्कवर किए जाते हैं कि अच्छा ग्वार 3,000 रुपए किलो बिकेगा, चावल 1,800 रुपए, चलो चावल की तो एमएसपी आ गई, बाकी चीजें जो एमएसपी से बाहर हैं आप देखेंगे, चना, मस्टर्ड सीड, जो जिनका कोई प्राइस नहीं होता मार्केट में, वो इसके थ्रू अपनी प्राइस डिस्कवरी करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि 40% से ज्यादा एक क्रॉप को वेटेज नहीं दोगे, इससे डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन एक जरूरी बात हो जाती है। अब इसी के साथ आगे देखेंगे, ये पार्टिसिपेंट्स को हेजिंग भी करने देगा, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपके पास आपकी क्रॉप इस बार खराब होने वाली है, ठीक है, या बम्पर सेल आने वाली है। मेनली यूजुअली क्या होता है कि एक जगह लॉस होने वाला है तो हेजिंग करके आप दूसरी जगह से प्रॉफिट ले आते हैं। अब इसके लिए सेबी कुछ गाइडलाइंस लाई है। सेबी ने कमोडिटी इंडाइसेस में फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करा दी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने एनसीडीएक्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब ये एनएसई के जो इंडाइसेस है वो लीडिंग इंडेक्स प्रोवाइडर है और एनसीडीएक्स एग्रीडेक्स वैल्यू को रियल टाइम में लेके आता है। मतलब एनसीडीएक्स को आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मैनेज कर रहा है। एनएसई के पोर्टल पे जाएंगे, आपको वहां पे ये मिल जाएगा। अगला एक और चीज है बीएसई ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, बीम। अभी हमने क्या देखा कि जो ऑनलाइन ई नैम है वो कैसे ऑपरेट होगा, तो यहां देखेंगे बीएसई ने एक इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म भी बनाया है। स्पॉट प्लेटफॉर्म का मतलब होता है इमीडिएट सेल, गुड्स की इमीडिएट ऑन स्पॉट सेल, ठीक है, तो उसको स्पॉट प्लेटफॉर्म कहते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज की। अब बीएसई का ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड, ये बीम है, ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। अब यहां पे बात क्या हो जाती है, प्लेटफॉर्म करेगा क्या। देखो ये प्लेटफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंट स्पॉट ट्रेडिंग करेगा सिंगल मार्केट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पॉट पे कमोडिटीज को बेच सकते हैं, रियल टाइम में बेच सकते हैं, ठीक है। अब रियल टाइम में बेचने से रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी। कंट्री वाइड कोई भी कहीं से खरीद सकता है, कहीं भी बेच सकता है। ये बेसिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करेगा अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो, इंटरमीडिएट्स हो, एंसिलरी सर्विस हो, कंज्यूमर हो, वैल्यू चेन डेवलपमेंट हो, तो सब मिलके इस पे खरीद बेच पाएंगे और अल्टीमेटली जो गुड्स हैं, जो स्पॉट के थ्रू प्राइसेस हैं, वो भी आ जाएंगे। साथ ही साथ गुड्स भी एक सिंगल नेशनल मार्केट के थ्रू खरीदे बेचे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है भाई। जो इस पे बेचने वाले हैं वो भी रजिस्टर्ड है, वो भी वेरीफाइड लोग हैं, जो खरीदने वाले हैं वो भी वेरीफाइड लोग हैं। एक्सचेंज बीच में, एक्सचेंज पहले पैसे ले लेता है, ठीक है, फिर वो गुड्स के ट्रांसफर करा देता है, मतलब स्पॉट ट्रांसफर करा देगा और उसके बाद पेमेंट रिलीज करेगा। तो हैसल फ्री परचेज है। वेरियस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज बेची जा सकती हैं और फार्मर्स, ट्रेडर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा कस्टमाइज सॉल्यूशन ये अवेलेबल है। अब बीम से क्या होगा, एक स्टेट का फार्मर दूसरे स्टेट की मार्केट तक पहुंच पाएगा, ठीक है। कर्नाटका में बैठा फार्मर यूपी की मार्केट पहुंच जाएगा, यूपी में बैठा बायर कर्नाटका की मार्केट पहुंच जाएगा। फार्मर्स को अपनी प्राइसेस भी मिल जाएंगी अच्छी, और जो इंटरमीडिएट्स थे, जो मंडी सिस्टम में थे, वो भी हट जाएंगे और वन नेशन वन मार्केट का स्कोप जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगली हमें चीज देखनी है ब्रांड एंड लोगो फॉर कॉटन, ठीक है। एक ब्रांड और लोगो आ गया कॉटन के लिए। इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसको हम कस्तूरी कॉटन कहेंगे, ठीक है, इन वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। उस कस्तूरी कॉटन के नाम से उसको एक्सपोर्ट करेंगे। अब कस्तूरी कॉटन व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस को प्रमोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब इंडिया में हम बात करें तो 4 तरह की स्पीशीज कल्टीवेट होती हैं, गॉसिपियम, एर्बोरियम, हर्बेशियम, देन साथ ही जिसको आप एशियन कॉटन भी कहते हैं, जी बर्बेडेंस जिसको इजिप्शियन कॉटन कहते हैं, एंड जी हिर्सुटम इसको आप अमेरिकन अपलैंड कॉटन कहते हैं। 4 प्रजातियां हैं कॉटन की मेन जो आपको यहाँ पे मिलती हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल में आती है, इसको हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्रॉप होती है, तभी आप देखते हैं इसमें इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। अब ये डेक्कन प्लेटो रीजन ऐसा रीजन जहां पे आपकी क्लाइमेट जो है 20 से 28 डिग्री सेल्सियस है, रेनफॉल 55 to 110 है वहां पे, और 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप हिमालय चलेगा इसको उगाने, ब्लैक सॉइल भी यहाँ पे चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कॉटन कंज्यूमर है। भाई पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो कॉटन का कंजप्शन तो होगा ही होगा। इंडिया पूरे वर्ल्ड की 51% ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करता है। ये लगभग 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कॉटन को लेके एक दिक्कत भी आती है, आए दिन आप देखेंगे कॉटन में क्रॉप जो है बहुत लंबे समय तक 3-3, 4-4 साल तक क्रॉप बार बार खराब होती रहती है। इसी के चलते
हम मॉडिफाइड क्रॉप्स की भी बात कर रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे हमें देखना है कि ब्रांड लोगो और कॉटन आ चुका है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने डेवलप किया एक मोबाइल ऐप कॉटन अलाई, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर कंडीशन, क्रॉप सिचुएशन एंड बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर है। उसका काम क्या है कि वो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म को फुलफिल कराती है। मतलब कॉटन के प्राइसेस को बहुत ज्यादा नीचे ना आ जाए तो या बहुत ज्यादा ऊपर ना चले जाए, तो इसको सपोर्ट सिस्टम को वो रखती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पूरा कंप्लीट कॉटन का ट्रेड, कॉटन का मैन्युफैक्चरिंग, कॉटन फार्मर्स के लिए सपोर्ट, कॉटन फार्मर्स के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ जुड़ के काम करती है, जिससे कंट्री के जो कॉटन फार्मर्स हैं वो अपनी लाइवलीहुड को और बेटर कर पाए। फर्दर आगे देखते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था। अब एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का स्टेटस देख लेते हैं। भारत में 2018 में हम सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर थे। लार्जेस्ट एरिएबल लैंड जो है वो इंडिया के पास है। साथ ही साथ 7% हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगभग जो है वो एक्सपोर्ट हो गया। टोटल प्रोडक्शन का 7% हमने एक्सपोर्ट किया है। इंडिया 13th आता है वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, जबकि हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, बनाना के, मैंगोस के, क्योंकि कंजप्शन भी बहुत हाई है। डिस्क्रिपेंसी इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत हाई है तो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, हमारे पास सरप्लस नहीं होता। साथ ही साथ देखेंगे कि एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो कम हुई है काफी समय। कम इसलिए भी हुई है क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे ड्रॉट्स आए हैं। जो फार्मर का प्रोडक्शन लेवल है वो कम हुआ है, फार्मिंग का प्रोडक्शन लेवल कम हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं कि हम सिर्फ एक मार्केट को, और आप देखेंगे मिडिल ईस्ट मार्केट को, हम लगभग टोटल जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 70% हम मिडिल ईस्ट में भेज देते हैं। यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत कम है। तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत है। व्हाट इफ कल को ये इकोनॉमीज किसी और कंट्री से इस तरह के एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स लेने लग जाएं, खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो नीचे आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए क्रॉप एक्सपोर्ट्स में। साथ ही साथ एग्री पॉलिसी 2018 जो आई थी उसने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे फोकस किया। वो कह रही है कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर करना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, फार्मर्स को बेटर बेनिफिट दिलवाने हैं एक्सपोर्ट के। अब इसी में एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, REPF। ये राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम क्या है? इसको एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपीडा ने इसको स्टैब्लिश किया। अपीडा के अंडर स्टैब्लिश हुई है। आइडिया देखो ये है कि हमारे पास राइस प्रोडक्शन अच्छा है, चैनलाइज करना है उसका एक्सपोर्ट। बासमती एक ऐसा राइस है इंडिया का जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज राइस की प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, फार्मर की भी अच्छी इनकम हो सकती है। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये देखें कि क्या क्या चीजें बेटर की जा सकती हैं कंट्री में, कैसे आप एंटायर प्रोडक्शन करें, बेटर करें, सप्लाई चेन अच्छी करें, एक्सपोर्ट अच्छा करें और फाइनली ग्लोबल मार्केट में अपना एक अलग नीश बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके लिए राइस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को लेके कुछ पॉलिसी मेजर्स REPF देगा। REPF राइस प्रोड्यूसर्स, राइस एक्सपोर्टर्स, पैकेजर्स, पॉलिश में जो पूरा चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उनके साथ टाई अप कर रहा है और बेटर एक्सपोर्ट के एवेन्यूज सर्च कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि ये एक राइस इंडस्ट्री एक्सपोर्टर ऑफिशियल्स अपीडा के, ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स है कंट्री के, उन सब के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ भी टाई अप कर रहा है और उनको भी अपने साथ रख रहा है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे मेजर स्टेट्स हैं जहां पे आपको सबसे ज्यादा राइस उस क्वालिटी का आता है जो एक्सपोर्ट हो पाता है। बिहार में भी राइस प्रोडक्शन है लेकिन बहुत कम है और साथ ही वहां पे कंजप्शन लेवल बहुत हाई है। तो ये 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां का राइस की डिमांड जो वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिश क्रायो बैंक्स का। देखो, फिशिंग को गवर्नमेंट काफी लंबे समय से कह रही है कि इसको और ज्यादा एवेन्यू मिलना चाहिए, इसको और ज्यादा वेटेज मिलना चाहिए। अगर फार्मर को अपनी इनकम डबल करना, आपको याद होगा दालबाई कमीशन ने कहा था कि डबलिंग द फार्म इनकम होना चाहिए। कब कहा था? 2014 में कहा था। कैसे होगी? एक तो जो आपकी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, फार्मिंग, वो करे, साथ साथ वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी, रियरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें पशुपालन आता है, मत्स्य पालन यानी फिशिंग आती है, फिश कल्चर होता है, फिश कल्चर होता है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। आप हनी बी के लिए भी आ रहा है कि हनी कल्चर भी कर सकते हैं, तो सेरी कल्चर भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें फार्मर्स कर सकते हैं।
अब आइडिया ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने कहा है कि वो एक फिश क्रायो बैंक स्टैब्लिश करेंगे। अभी क्रायो बैंक है क्या? ये फर्स्ट टाइम होगा वर्ल्ड में जहां पे एक फिश का क्रायो बैंक स्टैब्लिश किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अच्छी क्वालिटी के फिश के रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म अवेलेबल होंगे और उसको यूज करके फर्दर अच्छी क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग जो है वो डेवलप किए जा सकते हैं। तो डिजायर्ड स्पीशीज है, ये फार्मिंग पे प्रोड्यूस की जा सकती है, मतलब इस तरह के फिश जो हैं वो बर्थ ले सकते हैं, इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स। और ऑब्वियसली बात है, अच्छे ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो फिशिंग जो है वो एक बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी लेके आएगी। अच्छी क्वालिटी की फिश होंगी, मार्केट में अच्छी डिमांड होगी, उनके अच्छे प्राइसेस मिलेंगे और कंट्री की भी जो डिमांड है और वर्ल्ड की, इनफैक्ट आप देखेंगे कि वर्ल्ड में फिशिंग की या फिशेस की काफी ज्यादा डिमांड है। अगर आप जापान देखें, चाइना देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें या आप अगर यूरोपियन नेशंस को देखें तो वहां पे काफी ज्यादा डिमांड है फिशरीज की, ठीक है, एज अ फूड प्रोडक्ट। और वो इंडिया से एक अच्छा एक्सपोर्ट का जो रूट है वो डेवलप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाइना काफी फिश एक्सपोर्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, थाईलैंड काफी ज्यादा बल्क में फिश एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन नेशंस में। तो इंडिया एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन सकता है, उस चेन में आ सकता है और उस रेस में भाग लेके अपनी इनकम और अपने फार्मर की इनकम दोनों बढ़ा सकता है। तो इससे देखो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छा होगा, प्रोस्पेरिटी ऑटोमेटिकली आएगी। अब इसके लिए नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने कोलैबोरेशन किया नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज में, ठीक है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज देखो एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फिश के फर्दर इस क्रायो बैंक को मैनेज करने में, स्पर्म मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस तरह के रिसोर्सेज बनाएगी जिससे फिश क्रायो बैंक जो है वो बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। इकोनॉमी में अभी और भी काफी कुछ एमसीक्यूज भी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिए सेशन को, मिलते हैं अगले सेट में, आगे के इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।